हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं समाज कार्य में। और पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सा एक संस्था है? तो राष्ट्र, गांव, परिवार और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्था है? तो संस्था यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई होगा। परिवार आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न आप लोगों को उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य में भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा सकता है, और एनटीए यूजीसी नेट जो 5 दिसंबर 2021 को पेपर होने वाला है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की विशेषता है? ठीक है, तो परिवार की विशेषता मैंने कल की ही क्लास में आप लोगों से भलीभांति तरीके से बताया है कि सार्वभौमिकता भी होता है, सीमित आकार भी होता है, भावनात्मक आकार भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा इनमें से सभी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवार की विशेषता नहीं है। और जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको नहीं को क्या करना है, अंडरलाइन करना है और फिर उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है। तो देखिए, सीमित आकार है आपके सामने, और एक बार यौन इच्छाओं की पूर्ति, ये दोनों के दोनों होंगे, और सामान्य निवास भी होता है। लेकिन प्रश्न था नहीं, तो औपचारिक नियम कानून जो है वो परिवार की विशेषता नहीं होती है। मैंने आप लोगों को कहीं इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया था परिवार जब पढ़ा रहा था कल। तो ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। तो एक संयुक्त परिवार भी होगा, जाति व्यवस्था भी होता है और धर्म भी होता है। इनमें से सभी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका डी इज़ द राइट आंसर होगा। फोर्थ यहाँ पे डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब होगा सभी के सभी। परिवार क्या है? अच्छा प्रश्न है, परिवार क्या है बताइए। ये सभी के सभी समाज कार्य के प्रश्न हैं। तो परिवार क्या है? संस्था है, समिति है, कि संस्था और समिति दोनों होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब संस्था और समिति दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। संयुक्त परिवार अगर की बात करो तो इसकी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? औद्योगिक समाज में पाई जाती है, कि नगरीय समाज में पाई जाती है, यानी नगरीय समाज कह सकते हैं इसे हम, या तो ग्रामीण समाज में पाई जाती है। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क यहाँ पे सही होगा, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नातेदारी के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, नातेदारी के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 टाइप होते हैं। यहाँ पे बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा। चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो चाचा नातेदारी है वो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, द्वितीयक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। हिंदू विवाह कानून किस वर्ष बना था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब जो होगा 1955 होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा। मैंने आज आप लोगों को लगभग 2 घंटे की क्लास लिया है आप सभी को, तो उसमें बताया था हिंदू विवाह को लेकर, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह और हिंदू उत्तरा विवाह। ठीक है, तो उत्तराधिकार अधिनियम पूछता है, और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है दत्तक ग्रहण करके भी, है ना। तो ये दोनों के दोनों मैंने एक तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। ठीक है, 1955 यानी 55 साल का व्यक्ति था उसमें, है ना। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करिएगा आप लोग अपने मन में, तो याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति है? ठीक है, एक जाति है, तो इसमें वैश्य, शूद्र, राजपूत, इनमें सभी, यहाँ पे जो राजपूत देख रहे हैं आप, ये एक जाति है। ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। जाति व्यवस्था क्या होती है? जाति व्यवस्था क्या होती है? तो ये एक वर्ल्ड व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर वर्ल्ड व्यवस्था जहाँ पे होगा डी फॉर डेनमार्क, वही आपका करेक्ट जवाब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि कौन सा आदिवासी समाज जो है मातृ प्रधान है? मातृ प्रधान है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब होगा खांसी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, है ना।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि सरना किसका धार्मिक स्थल है। सरना यहाँ पे अच्छा प्रश्न है आपके सामने, मुंडा का है। ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंने आप लोगों को कल बताया था, सामान्य भूभाग पाया जाता है, सामान्य भाषा पाई जाती है, सामान्य संस्कृति पाई जाती है, उसी को तो हम जनजाति बोलते हैं। इसी के बारे में मैंने कल आप लोगों से बताया भी था और सुदरलैंड की परिभाषा के माध्यम से भी समझाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। युवा संगठन पाया जाता है, तो युवा संगठन कहाँ पाया जाता है, जनजातीय समाज में पाया जाता है। अब आप जो ग्रामीण समाज में नहीं होगा युवा संगठन, और ना ही नगरीय समाज या नगरीय समाज, बात दोनों एक ही है, शहरी समाज भी बोलते हैं। जनजातीय समाज में जो है युवा संगठन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा सामान्य जनजाति जीवन के संबंधित नहीं है, तो वह कौन सा समस्या है, यहाँ पे समस्या की बात कर रहा हूँ जो जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुआछूत आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो आप लोग क्या करना है, ये टेलीग्राम के चैनल में जाना है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आसानी से, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि सरहुल किस राज्य की प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर झारखंड जिसमें होगा, डी फॉर डेनमार्क में है, यही करेक्ट जवाब होगा। सरहुल का राज्य जो है एक प्रसिद्ध पर्व के रूप में जाना जाता है झारखंड का, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। बहुपति विवाह हालांकि एक अपवाद है, जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा था कि उतना खास ध्यान नहीं देना है कि बहुपति विवाह और एक विवाह, ठीक है, नौ दंपति विवाह, ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों से जो पूछा जाता है प्रश्न में सम्मिलित को लेकर पूछा जाता है, ये पूछा नहीं जाता है कि कहाँ पाया जाता है, ये अपवाद है। अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते तो मैं आपको बताता कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइए कि बहुपति विवाह बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो टोडा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 के कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किस विद्वान ने इसके बारे में बताया है कि जाति एक बंद वर्ग है, तो जहाँ पे DN मजूमदार मिलेंगे वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में आदिवासी सबसे ज़्यादा आबादी के होते हैं, ठीक है, आदिवासी किन राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये प्रश्न अच्छा है। छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। मध्य प्रदेश नहीं आएगा, अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ होता तो छत्तीसगढ़ नहीं होता, फिर मध्य प्रदेश होता, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न आपके सामने ये है कि जननांकीय विज्ञान है, क्या पर्यावरणीय अध्ययन करता है, जनसंख्या अध्ययन करता है, कि वन अध्ययन करता है, कि जल का अध्ययन करता है। जननांकीय विज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है, जनसंख्या का अध्ययन करता होगा, ऑप्शन नंबर आपका सभी लोगों का सही जवाब है। माल्थस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और सबसे पहले जब इसको प्रयोग में लाया था शब्द का तो उसका नाम था गुडलार्ड करके, ठीक है, तो गुडलार्ड उसका नाम याद रखिएगा और माल्थस का भी नाम याद रखिएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ऑलरेडी उसने मेंशन भी कर दिया जननांकी शब्द का प्रयोग। अब ये शब्द का जो प्रयोग करने की बात होती है तो गुडलार्ड का नाम आता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क ही करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 का, यानी तीसरे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या थी, तो 943 थी, ये 2011 के अकॉर्डिंग भी की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब होगा। ये कभी कभी आपको अभिकथन में भी देखने को मिल जाता है ऐसे प्रश्न, है ना। स्त्री और पुरुष का अनुपात किस राज्य में सबसे कम होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो पंजाब अगर ऑप्शन में है यहाँ पे सी फॉर चेन्नई, तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश वाले बच्चों को मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनके सिलेबस में मेंशन किया गया है, ये सारे के सारे टॉपिक मैं क्लियर करवा चुका हूँ उन लोगों का, है ना। तो पंजाब यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला, ठीक है। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब, देखो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा अब आपको आज ही मैंने बताया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में भी इसको कब जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, तो आप लोग कहते हैं कि 1999, और यही सही जवाब हो जाएगा कि वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, तो केरल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका।
भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो सबसे कम बेसिकली कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करिए, अपने अर्धचेतन मन को थोड़ा सा प्रेशर डालिए। मैंने ये सारे के सारे टॉपिक जो है क्लियर करवा चुका हूँ आप लोगों को। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पे जीवन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके सामने ये भी है कि जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि की उत्तरदायी है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर नो डी नहीं होगा, सी होगा, 2000 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे नई राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, 2000 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि सन 1991 में 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी रही थी? उस समय तो 36 करोड़ रही थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11 का, तो सबसे सही जवाब इसका अगर ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डी, यानी अगर हम बात करें केरल का, तो यही आपका सही जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? ग्रामीण समुदाय का अध्ययन की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो ACO दुबे जो होंगे यही आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ पे दिया हुआ है AC दुबे के बारे में, तो यही आपका ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सत्य माना जाएगा। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा है लघु गणराज्य है? तो ये बात किस विद्वान ने कहा है? तो मेटकाफ ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अमेरिका आपका सही हो जाएगा कि गांव एक लघु गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? ये भी आपको पता होगा, गोवा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए या निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी की जो आवश्यकता होती है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में गरीबी निर्धारण की स्वीकृति कैलोरी की जो आवश्यकता बताई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी बताई गई है और नगर में 2100 कैलोरी बताई गई है प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन को लेकर, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका ही करेक्ट जवाब होगा। भारत में पहली बार जब गरीबी निर्धारण का फार्मूला दिया गया था तो वह वर्ष था 1979 का। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वाई के अलग की अध्यक्षता में यह समिति के द्वारा जो है बनाया भी गया था। आप लोग इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के बारे में बात हो रही है, जो बेसिकली भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर या प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जो किया जाता है। ठीक है, यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे वाला ही आपका यहाँ पे जवाब सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं और फिर कह रहा है आपसे ये कि इन मानकों के अनुसार किसे निर्धन रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर आप लोग जरा मुझे बताइए। पहला ऑप्शन ये है कि जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम हो, ये गलत जवाब हो जाएगा आप लोगों का। अगर यहाँ पर हम बात करें जिन व्यक्तियों का आय $2 प्रतिदिन का कम होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के देखते हैं, यही सही है कि जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम होगी वह विश्व बैंक के द्वारा बताया गया कि निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं या उसके समान मानक तय उनके किए गए हैं निर्धनता रेखा के लिए। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब माना जाएगा।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने आता है। और क्वेश्चन हमारे सामने 4 नंबर का अगर है तो यहाँ पर ये देखिए कि नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूहों का सबसे अधिक निर्धनता का अनुपात किस में पाया जाता है। ये प्रश्न आपके सामने है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो होगा, ये निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में से एक समान नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के जो 100 में से 51 लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो असमर्थ माने जाते हैं। और बताया गया है कि इसी तरह जो है नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे रखे गए हैं। तो ये बेसिकली अनुसूचित जनजाति जो है अधिक निर्धनता अनुपात के रूप में देखने को हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, एक वाला ही, पहला वाला ही सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये है और कह रहा है आपसे 5 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में, मतलब आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो नीचे के कथनों के बारे में विचार कर रहा है। पहला कथन आपसे कह रहा है कि यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है क्या। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करता है। और सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, कहता है कि इसमें प्रस्तावित रोजगार का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये भी आरक्षित है, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें कि कथन में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे दैनिक रोजगार भत्ते से हकदार होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अगर जो है ये कथन गलत है, बाकी 1 और 2 यहाँ पे सही लग रहे हैं। अब इस ऑप्शन में देखना है 1 और 2 यहाँ पे 3 में दिया हुआ है, यही आपका ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो आपके 4 यहाँ ऑप्शन है। कथन आपका 1 कहता है कि इस योजना में 1993 में आरंभ किया गया था। बात ठीक है, आरंभ किया गया था उस समय, और इस योजना में ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया था। ये भी ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, अब कथन में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र जो है शामिल किया गया है। अच्छा प्रश्न है, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000 में प्रारंभ किया गया था, और इसी के अंतर्गत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास इत्यादि जैसी प्रतिक्रियाएं जो है संचालित की गई थी। यहाँ पे सभी के सभी जवाब यहाँ पे सही हैं। 5 के 5 पॉइंट यहाँ पे सही आ जाएंगे आप लोगों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर डेनमार्क आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज किस वर्ष शुरुआत किया गया था, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। और इस कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम है उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्होंने मजदूरी का रोजगार की आवश्यकता थी और उनको अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक थे, या पूर्णतः केंद्र के द्वारा इनको पोषित करने के संबंध में कार्यक्रम था। तो ये कार्यक्रम बेसिकली शुरुआत 2004 में ही किया गया था। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू भी किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 3 वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं भली भांति तरीके से कि भारत में गरीबी का आकलन डैश के द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी अगर है आप सब जानते हैं, नीति आयोग की टास्क फोर्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर अमेरिका ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गरीबी का अगर अनुमान माना जाता है कि भारत सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत ग्रामीण नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा प्राप्त जो भी आंकड़े होते हैं उनके आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है, और उसी के माध्यम से नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा भी किया जाता है ये क्रियाविधि। ऑप्शन नंबर आपका यही सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान किस पर आधारित होता है, तो बेरोजगारी और गरीबी का अगर हम बात करें आप लोगों से कि भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी है जिसका हम अनुमान लगाते हैं वो किस पर आधारित होता है, तो वो बेसिकली आपको बता दूं NSSO घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण पर आधारित होता है। आप लोग इसे खासकर ध्यान रखिएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें घरेलू उत्पादक के बारे में बात हुआ है तो खपत को लेकर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका यहाँ पे करेक्ट जवाब, ठीक है, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। परिवार नहीं होगा, ऑप्शन ए से होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर डेटा एकत्र करता है ना, अच्छा प्रश्न है। तो आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर हम बात करें NSSO के बारे में, जो परिवार आय सर्वेक्षण, जो घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण इत्यादि जैसी क्रियाओं पर क्या करता है, वर्क करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। आगे हम बात करते हैं गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। तो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है, ठीक वही आएगा आपका NSSO, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही माना जाएगा यहाँ पर। कौन सी संस्था जो है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करती है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में अगर गरीबी का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कि कौन सी संस्था जो है गरीबी रेखा के निर्धारण के सर्वेक्षण करती है, तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होना चाहिए बताइए। यहाँ पर आपका अगेन वही आएगा NSSO, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर गरीबी रेखा के अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर समिति, बी लकड़ावाला समिति, सी वांचो समिति, ऑप्शन डी दत्त समिति। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है ये, और आप सबको भली भांति तरीके से पता भी होना चाहिए इस प्रश्न के बारे में, है ना। बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर, सचिन नहीं है, सुरेश तेंदुलकर है। 2005 में गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर लाया गया था समिति, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहीं पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। अगर हम बात करते हैं लकड़ावाला समिति के बारे में, तो लकड़ावाला समिति का गठन भारत में गरीबों की अनुपात और संख्या का आकलन की पद्धतिगत तरीके से कंप्यूटेशनल पहलू जो थे उस पर विचार करने के लिए किया गया था, जिसमें औद्योगिक विकास को देखने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योगों और वित्तीय प्रोत्साहन को सिफारिश की थी। अगर हम वांचो समिति के बारे में बात करें, तो इसका जो गठन किया गया था भारत के लाइसेंस प्रणाली के कामकाज की जांच के लिए जो है लाया गया था। और उसके बाद दत्त समिति भी थी, जो बेसिकली भारत में लाइसेंस प्रणाली के बारे में बात करती थी, ठीक है। तो आपका यहीं पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फॉर अमेरिका, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में जो गठित की गई थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और ये यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा को ठीक करता है ना। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो एक है केंद्रीय लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और अब तक नीति भी क्या कह सकते हैं, नीति आयोग भी इसको बन गई है अब तो। ये बेसिकली जो है योजना आयोग के सांख्यिकीय, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें योजना आयोग, जो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ही यही सही माना जाएगा, डी को, कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किया गया उपभोग या व्यय सर्वेक्षण के आधार पर देश में गरीबी का स्तर का अनुमान लगाना, ये बेसिकली इसी के अंतर्गत आता था। इसमें भी कुछ पार्ट हुआ करते थे। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि या आय या उपभोग का स्तर पर आधारित हुआ करता था। तो परिवार की गरीबी रेखा से नीचे BPL कहा जाता था, आपको पता भी होगा, आज भी कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा 1979 में YK अलग समिति द्वारा पेश की गई थी, और पहली बार आधिकारिक गरीबी की गणना भी की गई थी, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और 2011-12 में आधिकारिक गरीबी अनुमानों के लिए तेंदुलकर गरीबी रेखा आधिकारिक गरीबी रेखा को बनाई भी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा योजना आयोग वाला सही माना जाएगा, भारत में गरीबी रेखा को ठीक करता है यही योजना, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत में किसे
दिए गए वर्ष में आधिकारिक गरीबी रेखा कुछ राज्यों के दूसरे की तुलना में अधिक होता है। आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं या ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कह रहा है आपका गरीबी रेखा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, तो ये बेसिकली गलत है, क्योंकि आधिकारिक गरीबी रेखा के कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक की बात कर रहा है, अलग अलग यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मूल्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, है ना, तो मूल्य स्तरों में अगर हम बात करें तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जहाँ पर जो है अंतर्राज्यीय मूल्य अंतर के कारण जो है गरीबी रेखा एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न होती है। तो योजना आयोग के अनुसार 2011 और 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय गरीबी रेखा गांवों के प्रति व्यक्ति आय जो था, या प्रति व्यक्ति जो माह के बारे में बात बताया गया, रुपए को लेकर, आय को लेकर, तो 816 रुपये बताया गया, और शहरों के प्रति व्यक्ति माह के लिए 1000 रुपये होने का अनुमान को लेकर बताया गया था। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपसे कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सरकार की किस प्रमुख योजना जिसका उद्देश्य है निधि मुद्रा, मतलब निधि का मतलब तो मुद्रा रहित लोगों को निधि देना, या मुद्रा का पूर्ण रूप क्या हो सकता है, ऐसा प्रश्न है आप सभी के सामने। और 4 ऑप्शन है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन की मध्यम इकाई विकास एवं पुनर्वृत्त एजेंसी लिमिटेड होगा, ठीक है, कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइंड एजेंसी लिमिटेड होगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे PMMY योजना शुरू किया था, तो उसका उद्देश्य था फंड एंड अनफंडेड, यानी योजना का उद्देश्य कम वित्त वाले उद्योगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली लाना और उन्हें वाहनीय ऋण प्रदान करना, यही इसका बेसिकली मोटो रखा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। PM मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरुआत भी किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका, ठीक है भाई। कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। जीवन की न्यूनतम आवश्यकता अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अच्छा प्रश्न ये भी है कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति का संबंध निम्न में से किस प्रकार गरीबी से है ना। तो ये बेसिकली एक पूर्ण या आप कह सकते हैं संपूर्ण या निरपेक्ष गरीबी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है संपूर्ण या पूर्ण, आप भी बोल सकते हो आप लोग, या तुलना गलत हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त दोनों में से गलत। यहाँ पर ए फॉर अमेरिका ही आपका करेक्ट जवाब होगा कि पूर्ण गरीबी को उस स्थिति का रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी विषय के पास जो है अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साधन ना होकर एक बुनियादी ज़रूरतों को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला आपका। आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि पूर्ण निरपेक्ष गरीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैविक ज़रूरतों को केंद्रित होता है, ये सही है आपका। विकसित देशों में पूर्ण गरीबी का स्तर को बहुत कम होता है, ये भी सही होता है। गरीबी जो है सरकारी नीतियों और पूर्ण गरीबी को ऊपर उठाने में मदद भी करती है, ये भी सही है। या लोगों के जीवन स्तर को तुलना करता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि यह लोगों के जीवन स्तर की तुलना करता है, ये गलत जवाब है। किसके परिप्रेक्ष्य में गलत है कि जहाँ पे पूर्ण या निरपेक्ष गरीबी के बारे में निम्न स्टेटमेंट देने की बात कर रहा है आप लोगों से, है ना, ये आपका गलत जवाब हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। भारत में 3 प्रकार के राशन कार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड सबसे गरीब लोगों के लिए है? आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न सरल भी है। और आपको अंत्योदय कार्ड की अगर बात करें तो यही जो है बेसिकली 3 प्रकार के राशन कार्ड में से सबसे ज़्यादा राशन कार्ड का सबसे गरीब लोगों में ये चीज़ें बताई जाती है या दी जाती है, अंत्योदय कार्ड, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक अंत्योदय कार्ड होता है, सबसे गरीब के लिए होता है। फिर उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे लोगों के BPL कार्ड होता है, और अन्य सभी के लिए APL कार्ड होता है। हरित क्रांति से पहले जब 1960 के दशक में दौरान भोजन की कमी के मद्देनज़र राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था, ठीक है, या पुनर्जीवित किया गया था, आप ऐसे भी बोल सकते हो, हरित क्रांति से पहले 1960 से, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती है।
आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और प्रश्न कह रहा है कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सा प्रयोग सही किया जाता है, तो एक प्रमुख गणना का अनुपात भी लगाया जाएगा, उष्मांक ग्रहण भी लगाया जाएगा, घरेलू उपभोग भी का व्यय लगाया जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय भी होगी। यहाँ पर सही के सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर चारों सही हैं। तो अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर A 2 3 4 यानी D फॉर डेनमार्क यानी फोर्थ वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गरीबी निर्धारण का उपाय माना जाता है, यह अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा भली भांति तरीके से कि गरीबी निर्धारण का उपाय है ना। तो प्रमुख गणना अनुपात भी होगा, फिर आपको अगर हम बात करें सेन इंडेक्स भी होगा, गरीबी अंतर सूचकांक भी होगा, ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सबसे जीवन रेखा करने वालों की जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। तो सबसे अधिक जो मानी जाती है वो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम सभी लोग। 2011 और 12 में, ठीक है, सर्वाधिक गरीबी का अनुपात मौजूद है कहाँ पर, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे गरीब राज्य बने हुए हैं, है ना, भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में कौन से, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल प्रतिशत कितना रहा है, ठीक है। 2011 के अनुसार बताया गया है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल प्रतिशत कितना रहा है, तो 22% रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष के एक परिवार के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है, मनरेगा, है ना। तो ये 100 दिन का होगा, कितने दिन का होगा, 100 दिन का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्योंकि मनरेगा एक फाइनेंस वर्ष में एक परिवार के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 100 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का रोजगार जो है कानूनी गारंटी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे ही सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने की सहायता की क्रियान्वित किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। सही इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, जो आपको पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने की बात कर रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एशियाई विश्व बैंक नहीं होगा और विश्व बैंक भी नहीं होगा, एशियाई विकास बैंक है, ये नहीं होगा, ना ही विश्व बैंक होगा, ना ही जापान होगा। यहाँ पर IFDA आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की मदद से लॉन्च किया गया था, और यह योजना 2007 में शुरुआत की गई थी। जो एम्पावर की बात मैं कर रहा हूँ पश्चिमी राजस्थान में, तो वो शुरू किया गया था गरीबी को कम करने को लेकर, है ना। तो इसका उद्देश्य यही था कि गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, अस्थायी आजीविका को अवसर प्रदान करना, रोजगार सृजन करना आदि चीज़ें जो है बेसिकली ये चीज़ें बात की गई थी इसका, ठीक है। गरीबी रेखा में शिक्षा और स्वास्थ्य को भोजन के साथ शामिल करने का सुझाव किस विशेषज्ञ के समूह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो वही है तेंदुलकर, जो सुरेश तेंदुलकर टास्क फोर्स था, वही आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। कि गरीबी को मापने के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को सेवाओं की एक टोकरी खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट करने के लिए न्यूनतम व्यय को गरीबी रेखा इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो तेंदुलकर टास्क फोर्स ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यदल का गठन किया गया है ना। अच्छा प्रश्न है और ये सही जवाब हो जाएगा 1979, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न है कि SDG का संपूर्ण नाम क्या होगा। सतत विकास लक्ष्य होता है, 17 इसमें लक्ष्य रखे गए थे, इसके प्रारूप बनाए गए थे। ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा दिए गए सभी के लिए बेहतर और टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए बेसिकली ये बल देता है या जोर देता है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण,
शांति न्याय से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में मदद भी करता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 से निर्धारित किया गया है एसडीजी 2030 तक हासिल करने का इरादा रखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग इसको ध्यान रखेंगे सभी के सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही सही जवाब होगा सतत विकास लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक है, NFWP शुरुआत कहाँ पर हुआ था, ये भी प्रश्न अच्छा है, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। नवंबर 2004 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। जो नेशनल अगर हम बात कर रहे हैं कृषि को लेकर, है ना, राष्ट्रीय कृषि। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम के तहत जो है वृद्ध लोगों की सहायता प्रदान करता है, वृद्ध लोगों की सहायता प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है जो NSAP का अगर हम बात करें लॉन्च करने की, तो ये 15 अगस्त 1995 में किया गया था। तो कहाँ पर है NSP, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। जो नियमित रूप से अगर दरिद्रता में आते जाते रहते हैं उन्हें कहते क्या हैं, है ना, अच्छा प्रश्न है, और उसको बेसिकली गरीब मंथन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ही सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गरीबी अनुपात में सबसे कम कौन सा है गरीबी अनुपात में, तो केरल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। शिक्षा में सबसे आगे है। विश्व के डैश से सबसे अधिक गरीबी जो है भारत में रहती है, तो कितना भारत में, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, ये प्रश्न है। तो 1/5 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। विश्व के 1/5 से अधिक गरीब भारत में रहते हैं, है ना। 2011-12 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति माह खपत और शहरी क्षेत्रों के लिए डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो ये अगर मैं बात करूं तो 816 रुपये और 1000, मैंने अभी बताया भी है इसके बारे में कि 2011-12 में गरीबी रेखा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय और माह के बारे में बात कर रहा है, और फिर शहरी क्षेत्रों के लिए, तो ग्रामीण के लिए 816 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये शहरी के लिए है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि लोगों के न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की अपनाई जाती है ना। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना है उसके अंतर्गत आता है। अब ये जहाँ पर मिलेगा वही सही होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भारत में कौन सा सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, तो ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आकस्मिक मजदूरी, और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पे सभी जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। भारत में शहरी क्षेत्रों में स्वीकृति औसत कैलोरी कितनी होती है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, अभी मैंने बताया भी है 2100, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये शहर का था, ग्रामीण का 2400 है कैलोरी। ठीक है, याद रखिएगा। ये लिखा हुआ पाकिस्तान की तुलना में भारत में गरीबी का अनुपात कितना है, ये प्रश्न अच्छा है, तो दुगना है। ठीक है, पाकिस्तान की तुलना में भारत में गरीबी का अनुपात कितना है, दुगना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। विकासशील देश के बीच तुलना करने के लिए न्यूनतम उपलब्धता के संदर्भ में गरीबी रेखा के लिए समान बेसिकली जो चीज़ें बताई गई थी, यहाँ पे तुलना में बताया गया कि पाकिस्तान की तुलना में भारत में जो गरीबी का अनुपात होगा वो कितना होगा, दुगना हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि विकासशील देश के बीच की तुलना के लिए जो है न्यूनतम उपलब्धता के संदर्भ में गरीबी रेखा के लिए किस समान मानक प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन का आय जो है उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए फॉर ए अमेरिका, यानी $1 में, है ना, यही सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रत्येक डैश व्यक्ति गरीब होता है, 4 ऑप्शन है, तो आप सबको पता होगा कि भारत में क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिलती है ना। भारत में प्रत्येक, तो इसका कहीं सही जवाब क्या होना, यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2011-12 के अनुसार शहरी गरीबी कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो आय 1000 रुपये प्रति
माह प्रति व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, किस राज्य में सर्वाधिक वितरण प्रणाली गरीबी में कमी के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमिल, आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, तमिल भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सी सही होगा, ए बी दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं भारत में? तो बेसिकली 88 मिलियन लोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों में गरीबी को कम करने में जो है मदद मिल रही है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, किस राज्य के लिए? पश्चिम बंगाल इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न पर, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा वही सही माना जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क में लिखा हुआ है 1993, 1993, यही सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, किस राज्य में उच्च कृषि विकास ने गरीबी को कम करने के लिए मदद की है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा ही है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पंजाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब हो जाएगा। जहाँ पे उच्च कृषि विकास ने गरीबी को कम करने में मदद किया है, ये पंजाब वाला ही सही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो भारत में आय असमानता का प्रमुख कारण कौन सा नहीं होगा? तो ये भी प्रश्न अच्छा है। तो बेसिकली भूमि में असमानता वितरण, बेसिकली ये बन जाता, पूछा कौन सा है नहीं, तो उपजाऊ भूमि की कमी ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। वर्ष 2011-12 के बीच में भारत में कितने लोग गरीब थे, है ना। 2011-12 की बात हो रही है, कितने लोग? तो 27 करोड़। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जनगणना के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, है ना, याद रखिएगा 2011-12 का था। औपनिवेशिक काल में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है औपनिवेशिक में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ सही जवाब होगा कपास सही हो जाएगा, कपड़ा से, भोजन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट जवाब है। आगे अगर हम बात करते हैं, विश्व में सबसे अधिक गरीबी लोगों की संख्या वाला, मतलब अधिक गरीबी जो है या गरीब लोगों की संख्या वाला देश बताना है हमें, विश्व क्या? तो भारत है ना, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक बहिष्कार कुछ व्यक्तियों को अस्वीकार करता है, बात तो ठीक है, तो क्या सुविधाएं, लाभ, अवसर सभी करते हैं? ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार जो है कुछ व्यक्तियों का अस्वीकार कर देते हैं, अवसर भी, लाभ भी और सुविधाएं भी। अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था, तो अंत्योदय अन्न योजना के बारे में बात करूँ तो 2000 में शुरुआत किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे अगर गरीबी रेखा के नीचे अगर बात करता है तो यही कार्ड बनाया भी जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी फॉर चेन्नई ही सही जवाब माना जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस सामाजिक रेडिएटर को सामाजिक वैज्ञानिक गरीबों के लिए नहीं देखते हैं? ठीक है, तो यहाँ अगर सही जवाब कुछ अगर होता है तो ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो साक्षात्कार स्तर हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य देखभाल पर पहुँच का अभाव हो जाएगा, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। फिल्मों को देखने और इस तरह लगाने, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। पूछा था प्रश्न में कि भाई सामाजिक रेडिएटर को सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी के लिए नहीं देखते हैं, तो बताओ जरा आप ही लोग कि भाई फिल्म देखने पर और इस तरह आने के लिए पहुंच की कमी, तो ये कहाँ से रिप्रेजेंट करेगा? तो ये तो है ही नहीं, यही तो है आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं, आर्थिक समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सबसे कमज़ोर समूह है? आर्थिक समूह में, आर्थिक समूह में बात हो रही है भारत में सबसे कमज़ोर समूह के बारे में, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों के चार ऑप्शन, एक तो आपको सामने है कि ए कह रहा है आपसे क्या, आपसे ए बता रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन तो गायब ही क्या भाई, कहाँ गया ये? अच्छा ये रहा, ए ऑप्शन ये है कि ग्रामीण कृषि जो है श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही जवाब यहाँ पर है आपका। आर्थिक समूह में जो है भारत में सबसे कमज़ोर समूह जो है ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार को ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी 1 हेक्टेयर भूमि वाले जो किसान होंगे ये तो भी आपका कमज़ोर वर्गों के समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे, ना ही छोटे समूह के दुकानदार आएगा, ना ही शहरी, अगर हम बात करें शहरी दैनिक मजदूरी, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं कि गरीबी के प्रति संवेदनशीलता का निर्धारण जो है निर्धारण वैकल्पिक जीवन यापन के विकल्पों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए संपत्ति, बी शिक्षा, सी आपका स्वास्थ्य, डी आपका क्या भी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन से लोग जो है मंथन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। मंथन गरीब के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली देखो ये पहला ऑप्शन है जो हमेशा गरीब रेखा से नीचे रहे हों, तो भाई थोड़ी ना ये वर्गीकरण के रूप में आएगा। जो नियमित रूप से गरीबी से और बाहर, ये देखो ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नियमित रूप से गरीबी में और गरीबी से बाहर जाते हैं वो बेसिकली लोगों के मंथन गरीब के रूप में ही वर्गीकरण होता है उनका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुल टोटल आज के समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोग प्रतिदिन समाज कार्य के कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर करें अवश्य।